कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा और जेएसडब्ल्यू इन दोनों के स्टील कंपनीज जो हैं जेएसडब्ल्यू और टाटा की इनके कार्टेल को कहीं ना कहीं यहाँ पे घेरे में लिया है। चार्ट्स के थ्रू इनके चार्ट्स वगैरह स्टडी किए गए हैं और इससे पता चला है कि यहाँ पे एक्विजिशन है बहुत बड़ा कि ये मैनिपुलेट कर रहे थे स्टील के प्राइसेस को और जानबूझकर सालों से स्टील के दाम को ऊपर रख रहे थे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि 3 से 4 साल हो चुके हैं स्टील इंडस्ट्री लगातार रो रही है और गुहार लगा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बाहर से स्टील इंपोर्ट करना बंद कीजिए, स्टील के दाम बहुत सस्ते हो गए हैं क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई है। अब ये लगातार इस तरीके से रो रहे थे, तो ये पूरे आर्टिकल को मैं कवर करूंगा। आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ है और क्या क्या इसमें निकला है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स लेने वाली है। तो ऐसे न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस अगर आपको चाहिए ना, बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का, टॉप बिजनेस न्यूज़पेपर्स के, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आप ऐसे ही चीज़ों को अपने फीड में लाना चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा रुपए को। रुपये अब ऑल टाइम लो पे आ चुका है। ये ऑल टाइम लो क्या अब बनता ही रहेगा? क्या अब हम डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट 100 की तरफ जाने वाले हैं? कब तक आएगा? क्या इंप्रूवमेंट्स कुछ आ सकती है? अभी हम ये देखेंगे। और इसके बाद बात करेंगे स्टडी ग्रोथ इन H1 फॉर ऑटो एंसिलरी। एक सेक्टर है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हालांकि ये यूएस एक्सपोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ग्रो कर पा रहा है। और इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर गई, तो कैसे ऊपर गई, क्या मैट्रिक है उसको समझेंगे कि कैसे बोल सकते हो कि मैट्रिक ऊपर गया है तो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आई है या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। उसको डिस्कस करके हम डिस्कस करेंगे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसी चीज़ें भी हैं और लिथियम जैसी चीज़ें भी हैं जिसमें बहुत ही एक्सट्रीम शॉर्टेज है और इनके दाम तो 10-10 गुना हो चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड सेटिंग जो रैली है ये देखेंगे कहाँ तक जाएगी। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से और यह है जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील के बारे में। 4 मेजर इंडियन स्टील मेकर्स हैं, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, इसके अलावा हमारी स्टेट एंड कंपनी, सरकारी कंपनी भी इन्वॉल्व है इसमें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल और RINL। इन्होंने अपने प्राइसिंग प्लान डिस्कस किए, प्राइसिंग डिस्क्लोज किए अपने राइवल्स को, मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया, प्रोडक्शन कट और रिड्यूस करी सप्लाई। ये एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का कहना है, सीन बाय रॉयटर्स शोज। तो रॉयटर्स की तरफ से ये खबर आ रही है। अब मोस्ट प्रोफाइल एंटी ट्रस्ट केस है और यहाँ पे स्टील सेक्टर इन्वॉल्व है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 28 कंपनीज को देखा है कि ये कल्यूड कर रहे हैं, मतलब मिली भगत से स्टील के प्राइसेस को महंगा कर रहे हैं आम आदमी के लिए और इनके ऊपर बहुत बड़े फाइन भी लग सकते हैं, इनका ये कहना है। सबसे पहले हमने इंडिगो का केस देखा, अब इसके बाद स्टील इंडस्ट्री के केसेस आ रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 4 मेजर कंपनीज जिन्हें पब्लिक शोज अभी, मतलब पब्लिक दिखा रही है, मतलब ये पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें तो लीक हुई हैं, ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आई, कुछ चीज़ें लीक हुई हैं और इस तरीके से आ रही हैं सोर्सेज, तो वी कैन नॉट कन्फर्म कि एकदम ऑथेंटिक है, बट ऐसी चीज़ें एकदम गलत भी नहीं निकलती हैं यूजुअली क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होता है इनटू 4 मेजर कंपनीज जो अभी पब्लिक शोज मत में नहीं लाया गया है और यहाँ पे डजन्स ऑफ व्हाट्सएप चैट्स देखे गए हैं, जैसे ग्रुप्स हैं जैसे फ्रेंड्स ऑफ स्टील, टाइकून्स, स्टील लाइव मार्केट, ये सीज किए गए 2022 के इंडस्ट्री रेट से और एनालाइज किया गया प्राइसिंग चेंजेस और सेल्स प्रोडक्शन पार्टनर। तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL इन्होंने 2018 से 2023 तक लगातार मिलीभगत रखी, स्टील के दाम बढ़ा के रखे हैं। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है कि बाहर से आप इंपोर्ट जो हो रहा है उसे बंद करो क्योंकि स्टील के दाम घटे हुए हैं, हम इसलिए नए स्टील के प्लांट नहीं खोल रहे हैं, इसलिए हम कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा है, इनका ये कहना था। तो इनका कहना है कि यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि बाहर से हम कंपटीशन फेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगाई, सेफ गार्ड ड्यूटीज लगाई बाहर के स्टील इंपोर्ट्स पे। अब इन्होंने लगाई तो क्या हुआ, इन्होंने अपने प्राइसेस अब फिर ये बढ़ा सकते हैं बढ़िया तरीके से, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि अब हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे क्योंकि बाहर से स्टील नहीं आ रहा है। तो इन्होंने, आप ये देखो कि दोनों तरफ से गेम खेला कि बेवकूफ़ तो इन्होंने पब्लिक को बनाया है और उसके बाद गवर्नमेंट को भी अच्छे से बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। अब इनका कहना है कि इनफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कंसर्टेड एफर्ट्स का बाई सेल, RINL, जेएसडब्ल्यू एंड टाटा स्टील। और जो 4 कंपनीज हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही थी मार्केट के सेंसिटिव प्राइस इन्फॉर्मेशन को और कंपनीज जो है ये अकाउंट करती है 44.4% इंडिया के स्टील मार्केट का। अब टाटा स्टील ने डिनाई कर दिया है कि ये इस तरीके का कोई भी रूल हमारा नहीं है। टाटा स्टील ने कहा है कि हम कैटेगरीली डिनाई करते हैं कोई भी रॉन्ग डूइंग और ये डिटरमाइन करते हैं अपने प्राइस को इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस और दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से। इन्होंने ये भी ऐड किया कि सबमिट करेंगे अपने डिटेल रिस्पॉन्स टू कंपटीशन कमीशन को एंड जेएसडब्ल्यू, सेल और RINL तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उन्होंने अभी तक किसी भी इस पे कमेंट ही नहीं किया है और एग्जीक्यूटिव ने भी डिनाई किया है कि ऐसा कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हुआ है। कंपटीशन कमीशन जो है वो भी
उसने भी कोई कार्टेल केस डिटेल्स जो है पब्लिक नहीं करी इन लाइन विद इट्स रूल्स, एंड इन्होंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो जो स्टील केस है स्टार्ट हुआ था 2021 में, और कंपनीज को अक्टूबर में कहा गया था कि अपने फाइनेंशियल डिटेल्स टिपिकली जो है आप जो पेनल्टी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है और ये सब चीज़ें वो शेयर करो, और कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शंस भी शेयर करो। तो सीनियर ऑफिशियल्स जो थे कमीशन के रिव्यू कर रहे हैं फाइंडिंग्स को, और इनके ऊपर पावर है कि ये फाइन्स भी लगा सकते हैं और ओवरटर्न भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स को। तो ये जो है इन्हें रेड नहीं किया गया था 2022 ऑपरेशन में, लेकिन बहुत सारे स्मॉलर फर्म्स थी और इंडस्ट्री ग्रुप्स उन्हें रेड किया गया था। तो 44% का इनका मार्केट शेयर है। बहुत बड़ी कंपनीज हैं, 50% तो 4 कंपनीज लेकर के बैठी हैं स्टील मार्केट का। तो पूरा मार्केट ही बेसिकली ये है, और ये 4 अगर मिल जाए तो अब कल को अगर एयरटेल और जियो डिसाइड कर ले कि हमें साथ में रेट बढ़ाना है, साथ में घटाना है मिल करके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कौन रोकेगा, कोई तीसरा है ही नहीं, मोनोपोली है। तो स्टील इंडस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बहुत सारे प्लेयर्स हैं। 3-4 प्लेयर्स मिलकर के 50% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इससे इनके रेपुटेशन पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है इस टाइम पे। मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, एंड वी हैव टू सी कि पेनल्टीज लगती हैं नहीं। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप बताइएगा इस पे। आपको क्या लगता है कि अब जैसे टाटा स्टील ने तो कह दिया है कि वो इनका कोई रोल नहीं है इसमें, बट डू यू थिंक कि कुछ पार्ट यहाँ पे परसेंट एटलीस्ट सच्चाई हो सकती है, या कुछ ही परसेंट है जो सिर्फ गलत है? ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन ज़रूर दो। मैं जानना चाहूँगा कि 10 लोग अगर इस पे कमेंट कर रहे हैं तो 9 लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे, किसके फेवर में है। अब रुपया जो है वो ऑल टाइम लो पे आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग वीकेस्ट फॉल देख चुके हैं पिछले 6 महीनों में। रुपी फेल टू अ रिकॉर्ड लो ऑन फ्राइडे, एंड इट हैज़ पोस्टेड इट्स स्टीपली वीकली डिक्लाइन इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे फॉरेन आउटफ्लोज सबसे पहला रीज़न आ गया, ठीक है। अब लोग रीज़न बहुत जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। नंबर 1 रीज़न ये रहा, फॉरेन आउटफ्लोज, ठीक है। जो यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, FDIs वो FPIs और FIs लेके जा रहे हैं, वो एक नंबर 1 कारण है। इसके अलावा इम्पोर्टर्स नंबर 2 रीज़न ये रहे। लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं भाई? इंपोर्ट हम लोग गोल्ड करते हैं, सिल्वर करते हैं, इसके अलावा हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसका पैसा पे कर रहे हैं, वो है। अब 92 के आसपास आ चुका है फ्राइडे को, एंड मतलब सोचा नहीं था किसी ने कि इतनी जल्दी इतना गिर जाएगा। करेंसी 6.5 रुपये गिर चुका है, मतलब 7.5%। ये वर्स्ट है 3 साल में, इस फिस्कल ईयर में। और इनका अंडर परफॉर्मेंस जो है इस वीक, वो मतलब सारी एशियन आप करेंसीज ले लो, उनसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिकली। और ये लार्जली रिपीट है जो हमने देखा था 2025 का। रुपया जो है वो इट विल स्टे अंडर प्रेशर चाहे कुछ भी हो जाए, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट बताया इन्होंने, इम्पोर्टर्स का बताया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो RBI यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर रहा। RBI यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन RBI कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकता है रुपए के डेप्रिसिएशन को। RBI थोड़ा सा संभाल सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है। तो रुपया एक रेगुलेटेड करेंसी है, बट येस मार्केट डिसाइड इवेंचुअली करेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कितना उसे बाय करना है डॉलर, कितना रुपया सेल करना है। RBI बस ये कर सकता है कि स्टेबिलिटी से रुपया गिरे, एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप ना आए या बहुत बड़ा शार्प राइज भी ना आ जाए, इनका ये कहना है। तो रुपया जो है वो नेगेटिव बायस से ही ट्रेड करने वाला है, और आप मान के चलो रुपया आगे और कमज़ोर होता रहेगा जब तक कि हमारी ट्रेड डील साइन नहीं होती है, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस नहीं आते हैं। और इसके लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, कुछ बजट में गवर्नमेंट को लाना होगा, और बजट में इन्हें लाना होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए FIIs एंड FPIs, इनको आपको वापस लाना होगा। आपको FDI पे फोकस करना होगा। अगर डॉलर देश में नहीं आएगा तो रुपया ऐसे ही कमज़ोर होता रहेगा, प्रॉब्लम ये है। और दूसरी चीज़ जो ट्रेड डील है, अब जो ट्रेड डील है यहाँ से भी डॉलर आते थे, क्योंकि हम लोग US के साथ ना हमारा ट्रेड सरप्लस चलता था। अब ट्रेड सरप्लस चलता था, वही ट्रेड बंद हो गया, और चाइना के साथ तो डेफिसिट चलता था, तो वहाँ तो हम लोग लूज़ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम जीत रहे थे वही बंद हो गया है। तो डॉलर आना और कम हो गया, और रुपया और ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीक होता जा रहा है इस रीज़न से। तो ये कुल मिलाकर के बड़े रीजंस हैं जिनका सोल्यूशन जो है इस वक्त तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही है। हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। अब FPIs FIs को या तो इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है, या फिर फ्यूचर ग्रोथ उन्हें नज़र नहीं आ रहा बहुत अच्छा नियर टर्म में 1-2 साल में या 6 महीने में, या फिर US मार्केट उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। US मार्केट भी लाइफ हाई पे चल रहा है, और AI की जितनी कंपनीज हैं ज़्यादातर कहाँ है, US में ही है। तो वो पैसा भी वहाँ जा रहा है, US में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गया है इस साल। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करूँगा ऑटो एंसिलरी बिजनेस की। ऑटोमोबाइल ना बहुत बड़ा काम है। अगर आप एक कार कंपनी को देखोगे तो ऑटोमोबाइल जो है उसका वो कुछ पार्ट बनाती है,
और मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो ऐसा है कि दूसरी कंपनीज बना रही हैं। जैसे टायर तो वही कंपनी नहीं बनाएगी, सीट सेम कंपनी नहीं बनाती है, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, ग्लास जो उसमें यूज़ हो रहा है, इवन जो स्टील फ्रेम यूज़ कर रहे हैं चेसी में, ये सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं बनाती है। तो ऑटो एंसिलरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है। और ये ऑटो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है ना, ये फॉरेन एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है इनका, यूएस में ही अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं और काफ़ी बढ़िया मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके। तो ऑटो कंपोनेंट्स जो है इन्होंने 6.8% ग्रोथ रिकॉर्ड किया था FY26 के फर्स्ट हाफ में। और जो ग्लोबल डिमांड अनसर्टेनिटी थी, सप्लाई चेन डिसरप्शन था, सबको हरा दिया इन्होंने, एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत बढ़िया रहा सबसे पहले तो, और एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इन्होंने अच्छा किया है। सप्लाईज अगर आप देखोगे टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEMs, जैसे कि जितनी बड़ी कार कंपनीज है, दे आर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनको आप सप्लाई कर रहे हो। जैसे आप चाहे फोर्ड को कर रहे हो, आप मर्सिडीज को कर रहे हो, BMW को कर रहे हो, ऑडी को कर रहे हो, फुल्सवैगन को, ये भी बढ़ा 7.3%। और यहाँ पे सस्टेन डिमांड रहा है फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। तो आफ्टर मार्केट में 9% का रॉबस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिला है और यूटिलाइजेशन लेवल्स भी बढ़िया रहे हैं। एक्सपोर्ट एक की ब्राइट स्पॉट रहा है और 9.5% का ईयर ऑन ग्रोथ आया टू 12.2 बिलियन इन H1, ऑल दो ओवरसीज मार्केट में डिमांड कम थी। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं डिफाई कर रहा है सारे अनसर्टेनिटीज़ को, प्रॉब्लम्स को, और बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। और इंडिया में भी आप अगर देखो इस टाइम पे, तो GST कट का बाद सबसे ज़्यादा हमें इंक्रीमेंट ऑटो सेक्टर में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है इसे, क्योंकि ऑटो में हमें पिछले क्वार्टर अगर आप देखोगे तो शायद 30 से 35% का ग्रोथ देखने को मिला इन बुकिंग्स एंड सेल्स। तो ये जो बुकिंग्स आई हैं इंक्रीमेंटल इतनी बड़ी, तो इससे ऑटो इंसिलरी का बहुत फ़ायदा है जो ऑटो पार्ट्स बना रही है, क्योंकि ये भी अब ज़्यादा बिकेंगे। अब बात करूँगा कि हम कैसे समझें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है, इसका क्या इंडिकेटर है, क्या मेट्रिक है, क्या बोल करके मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। तो इसके लिए ना हम लोग यूज़ करते हैं एक फ्लैश सर्वे होता है बाय HSBC होल्डिंग्स, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया में जो डिमांड है, ऑल्दो US टैरिफ की वजह से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कमज़ोर हुए हैं, और ये हम मेजर करते हैं परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं PMI। ये आप नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है, ठीक है, ये आगे एक लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है, ये एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। PMI बोलते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, और ये मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है और सर्विस का भी होता है, दोनों का होता है। और इसमें एक ये जो नंबर है ना 50, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ मान लेते हैं 50 से ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है ये अच्छा है, ये गुड है। और गुड का मतलब होता है इसमें एक्सपेंशन। और PMI 50 से अगर नीचे जा रहा है ना, तो ये होता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इकॉनमी में ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन है और ये अच्छा नहीं है। और गुड मतलब एक्सपेंशन है, तो 50 से ऊपर है। अब ये क्या हुआ, 55 था, अब हो चुका है 56.8। सर्विसेज वाले की बात करें, सर्विसेज PMI, ये बढ़ जाकर हो चुका है 59.3, जो पहले था 58। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है ओवरऑल बेसिस पे 59.5 हो गया है, जो पहले 57.8 था। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अभी GDP का डेटा आने से पहले ही ये एक इंडिकेटर है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग हर महीने एकदम पीक पे चल रही है, एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। सर्विसेज में भी क्या है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लगातार एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपेंशन भी और तेजी से हो रहा है। तो 57.8 पे भी एक्सपैंड हो रहा था, ये 59.5 पे और इंक्रीमेंटल स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। समझ रहे आप? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US टैरिफ्स लगे और टैरिफ में भी अनसर्टेनिटी रही बहुत ज़्यादा, ठीक है, कब क्या लगेगा, किस पे लगेगा, क्या होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ऑफकोर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि हम और बेटर करें, चीज़ें और अच्छे से ग्रो करें। लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया में, और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा डिमांड अभी, हमारी ग्रोथ बढ़िया चल रही है। ऑल्दो US एक्सपोर्ट्स हमारे कम हुए हैं फिर भी। एंड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बेसिस पे जो इंडिसेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि बिजनेस भी पैसा लगा रहे हैं अब। तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है उन्हें, और डेटा जो है वो रिवाइज होगा जब फाइनल PMI फिगर्स रिलीज होंगे नेक्स्ट मंथ। और जो 50 का देखो, इन्होंने बोला है रीडिंग इंडिकेट करता है एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इससे कम वाला ट्रेंड इंडिकेट करता है कॉन्ट्रैक्शन। तो एक लीडिंग इंडिकेटर है जो पहले ही बता रहा है कि इस बार ग्रोथ
है, नहीं है, ग्रोथ इंक्रीमेंटल है, ग्रोथ कम है, क्या है? ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाएँगी। आपको फाइनल डेटाज़ का वेट नहीं करना होगा। आपको जीडीपी के डेटा का, आईआईपी के डेटा का वेट नहीं करना होगा। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की। अब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये जितने मेटल्स हैं, राइट, इनमें हमें रैली देखने को मिल रही है। असल अब क्या रीज़न है इनके रैली का? अब देखिए स्पेसिफिकली जो रैली देखने को मिल रही है हमें मेटल्स में देखने को मिल रही है। ये मेटल हैं और ये क्या है? कमोडिटीज़, मेटल कमोडिटी है। अब इनका कह रहे हैं कि भैया डिमांड सप्लाई है, सिंपल, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। तो डिमांड कहाँ से आ रहा है इनका? ये कह रहे हैं कि पहले भी गोल्ड यहाँ पे आ चुका होगा या सिल्वर पहले भी इस प्राइस पे आ चुका है, लेकिन तब और अब अलग है जो 20-25 साल से हो रहा था, क्योंकि इस बार हमारे पास सोलर का डिमांड बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसमें डिमांड बहुत अच्छा है, और एआई डेटा सेंटर्स, इनमें भी हमारा डिमांड बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें 20-25 साल पहले नहीं हुआ करती थी और ये आगे भी चलती रहेंगी। दूसरा, इन सब में इस टाइम पे डेफिसिट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सिल्वर में डेफिसिट है इस टाइम पे 100 से 150 मिलियन आउंसेस का, और 2030 तक कुछ रिपोर्ट्स ने बोल दिया 500 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट होगा। तो वो और ज़्यादा, अब डेफिसिट क्या होता है? मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ स्कूल वाली। तो डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, तो डेफिसिट जितना बढ़ता रहेगा क्या होगा यहाँ पे? प्राइस उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि मुझे तो काम करना है ना एज अ बिजनेस, मुझे तो बैटरी बनानी है, ये भी बनानी है। मैं बोलूँगा भाई जो प्राइस मिल रहा है लॉक इन करो, क्योंकि डेफिसिट है तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें मिलेगा नहीं, राइट। तो मुझे वो नहीं बनना है जिसे वो नहीं मिला। यही रीज़न है कि मैं जिस भी रेट पे मिलेगा इस रेट पे बुक करूँगा अभी। और ऐसा ही सिल्वर में हो रहा है, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है। 55 से 60% इंडस्ट्रियल यूज़ है सिल्वर का, और सिल्वर डायरेक्टली आता भी नहीं है, कोई माइन से सिल्वर नहीं आता है। सिल्वर अगर आप देखोगे तो बाय प्रोडक्ट होता है जिंक के माइंस में, ठीक है, कॉपर के माइंस में, एल्यूमिनियम, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो आप सिल्वर का प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते हो। 70% सिल्वर कहाँ से आ रहा है? एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के माइंस बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ कैपेसिटी बढ़ाओगे तब वहाँ से जाके आपको सिल्वर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सिल्वर का डेफिसिट तो जल्दी सॉल्व भी नहीं हो सकता है। कॉपर वगैरह में तो इतना डेफिसिट है भी नहीं, हालांकि डिमांड बहुत बढ़नी है, लेकिन सप्लाई हमें लगता है वो मैच हो जाएगी, चलो। लेकिन सिल्वर का मैच करना टफ है। वैसे ही प्लैटिनम और लिथियम अगर आप देखोगे तो इनकी डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और अगर आप देखो सप्लाई तो उस हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, और इनके डेफिसिट तो अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। तो गोल्ड अनदर रिकॉर्ड बना दिया है गोल्ड ने, और गोल्ड के ऊपर जाने का रीज़न अलग है, क्योंकि गोल्ड यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक रिस्क, अगर आप देखोगे इस टाइम पे मार्केट में कम रिस्क, हाई रिस्क से लो रिस्क पे लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या बोल दे, मेरे पैसे डूबने नहीं चाहिए, तो पैसे कहाँ डालूं? पैसे गोल्ड में डाल दूं। तो कहीं ना कहीं लोग सेफ्टी के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई वॉर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और सिल्वर और प्लैटिनम जो है ये तो इंडस्ट्रियल यूज है, और ये भी ऑल टाइम हाई पीक पे जा चुके हैं, क्योंकि एक तो डिमिनिशिंग कॉन्फिडेंस है अब लोगों का यूएस के एसेट्स में ऑन अकाउंट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। स्पॉट गोल्ड अगर आप देखेंगे तो ये था $4,917 पर आउंस, और आफ्टर स्केलिंग टू रिकॉर्ड हाई ऑफ $4,967 पर आउंस, तो ये 14% ऊपर है एक महीने में। यूएस के गोल्ड फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो ये भी 0.2% बढ़ रहे थे। एंड यूएस में अगर आप देखेंगे ना, जो फेथ है लोगों का और इसके एसेट्स में कहीं ना कहीं ये हिल चुका है, कॉन्फिडेंस हिल चुका है, और इसकी वजह से लोग प्रेशियस मेटल बोलते हैं इसे, इसमें पैसा डाल रहे हैं। और लोगों को जब भी डर लगता है पैसा गोल्ड में ही जाता है। अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स क्या है, डॉलर इंडेक्स एक बास्केट है, इस बास्केट में 6 करेंसीज हैं, उसकी अगेंस्ट डॉलर के वैल्यूएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है ना, ये अगर बढ़ता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डॉलर मजबूत हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स घटता है तो इसका मतलब क्या होता है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स को DXY नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, इसका ये टिकर है, और ये 1% गिरा है, इसका मतलब डॉलर कमज़ोर हुआ है। और डॉलर कमज़ोर हुआ तो आप सारे गोल्ड सिल्वर किस में खरीद रहे हो? आप डॉलर में खरीद रहे हो, तो आप उतने ही पैसे में अब ज़्यादा मेटल खरीद सकते हो, ठीक है, तो उसकी डिमांड और बढ़ गई। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मेटल्स का, कि जैसे जैसे डॉलर गिरता है इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रिकॉर्ड जो गोल्ड रैली है वो ड्रिवन है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं पूरी दुनिया भर में गोल्ड को, इसके अलावा इन्वेस्टर्स भी ETF में बहुत पैसा लगा रहे हैं। आप जितना ETF देख रहे हो ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ही क्या करता है, आपने अगर 10 रुपये का ETF लिया ना, तो एक ETF 10 रुपये का गोल्ड खरीद के अपने पास स्टोर कर लेगा और आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, वो गोल्ड जो ETF ने ले रखा है 10 रुपये का, वो आपका है, ठीक है, आपको घर पे रखने की जरूरत नहीं है, और जैसे वो सर्टिफिकेट उसे दोगे, जो वैल्यू चल रही होगी गोल्ड की उस टाइम पे, वो आपको उसी वैल्यू पे
वो पैसे लौटा देगा। तो ये आप डीमैट अकाउंट से कर सकते हो, बड़ा सिंपल भी है इसे होल्ड करना। तो सबसे पॉपुलर तरीका इस टाइम पे ईटीएफ है, लोग ईटीएफ के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। ईटीएफ्स अगर आप देखो इस टाइम पे, मैं बताता हूँ कितनी डिमांड है। जो इनका नेट एसेट वैल्यू है ना, इससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जितना गोल्ड मेरे पास 100 रुपये का है, वो आदमी 110 में खरीदने को तैयार हो गया है कि नहीं नहीं मुझे 110 में दे दो। गोल्ड कितने का है? 100 रुपये का ही है, कोई बात नहीं 110 में ले आओ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। तो इसीलिए वीडियोस आप देखा करो ताकि आपको समझ में आए कि ईटीएफ लेने से पहले हमेशा आपको चेक करना चाहिए कि उसका नेट एसेट वैल्यू है कितना, कहीं मैं प्रीमियम तो नहीं पे कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आगे एक्सपेक्टेशंस हैं कि यूएस रेट कट करने वाला है, और फेडरल रिजर्व भी एक्सपेक्टेड है कि अपने रेट्स को होल्ड करेगा स्टेडी अपने जनवरी 2027-28 मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 रेट कट्स आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे पड़े हैं कि भैया मुझे तो रेट कट दो, इकोनॉमी में जब ब्याज दर घटेंगे तो बूस्ट आएगा। आपकी वजह से बूस्ट नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और आप एक नंबर की बेवकूफ़ हो। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, इवन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट कर दी उन्होंने ये फेडरल रिजर्व के अगेंस्ट, तो जो चेयरमैन है उनके अगेंस्ट। तो जो गोल्ड प्रीमियम है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ गए, हाईएस्ट लेवल पे चले गए। एंड क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी ड्यूटी हाइक की भी अपकमिंग बजट में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो गोल्ड और ज़्यादा बढ़ गया। स्पॉट सिल्वर अगर आप देखोगे तो ये बढ़ा है 1.7%। एंड जो अंडरलाइंग स्टोरी है टू सिल्वर इज़ अबाउट वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस ऑफ सिल्वर वर्सेज गोल्ड। सिल्वर यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार गोल्ड को। स्पॉट प्लैटिनम अगर आप देखोगे आ गया है $2622 पे, और रिकॉर्ड गया था 2684 पर, 27% ऊपर है ईयर टू डेट। पैलेडियम भी गिरा है, तो प्लैटिनम भी मैं आपको बता दूं मेरे ख्याल से करीब एक साल में 100 से 200% ऊपर जा चुका है एक साल में, ठीक है। तो ये हमारे मेटल्स की कंडीशन है इस टाइम पे। अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगी इस पे तो आप मुझे बताओ, एंड आई क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस। अब मार्केट सेल ऑफ आया है, मतलब शेयर बाजार में बहुत सारे शेयर्स इंस्टीट्यूशंस ने बेच दिए। अब ये आया एफपीआई द्वारा, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो भारतीय मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये फॉरेनर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म्स। एक्सोडस मतलब पैसे को बाहर, एग्जिट। एक्सोडस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एग्जिट। और इसकी वजह से 16 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप एक हफ्ते में हमारा रिड्यूस हो चुका है। ये तो होता ही रहता है, बढ़ भी तो जाता है 16 ट्रिलियन 4 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडियन इक्विटीज़ जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे बेंचमार्क है निफ्टी, और इसके अलावा यहाँ पे सेंसेक्स भी है, जो 2 बड़े बेंचमार्क हैं। बेसिकली अगर कोई मेरे से पूछेगा मार्केट ऊपर है नीचे, तो मैं जाके 5000 स्टॉक्स नहीं देखूंगा कि ऊपर है नीचे है, मैं निफ्टी देखूंगा, और निफ्टी ऊपर है तो इंडिकेट करता है कि भारतीय बाजार ऊपर है। सेंसेक्स अगर ऊपर है तो वो इंडिकेट करता है भारतीय बाजार ऊपर है। और फॉरेन सेंटिमेंट बड़ा वीक है, इसकी वजह से भारतीय मार्केट नीचे जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे। बाइंग कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। दूसरा, लोग शेयर मार्केट की जगह पे गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वो पैसा शेयर मार्केट से निकाल के डाल कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की रैली में। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इक्विटी मार्केट में तो एक साल का कोई रिटर्न ही नहीं है। गोल्ड और सिल्वर तब से 250% बढ़ चुके हैं, सिल्वर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी उसकी तरफ है। दूसरा, ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप जब तक यहाँ पे रहने वाले हैं तब तक कोई एनालिस्ट कुछ भी बोले कोई फ़ायदा नहीं है। कल को सारी चीज़ें बदल सकती है, ये नेवर नो। और स्टिल स्केप्टिसिज्म है अबाउट कि ग्रीनलैंड इशू प्ले आउट करेगा, क्या होगा आगे, नहीं होगा। अब यूनियन बजट भी आ रहा है, तो इन्वेस्टर्स पहले ही कॉशियस हो गए कि बजट पे देखते हैं भाई क्या कोई पॉलिसी सपोर्ट आएगा या नहीं आएगा। एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे तो ये भी नेट सेलर्स रहे हैं, कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आया इंडिया के यूएस ट्रेड टॉक्स में। और एफपीआईज ने भी अगर आप देखोगे तो करीब 34,000 करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं सिर्फ जनवरी में। ये सबसे बड़ा आउटफ्लो है सिंस अगस्त 2025। फ्राइडे को ही अगर आप देखोगे तो 4,100 करोड़ के इक्विटीज इन्होंने बेच दिए हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्पाइट हैवी एफपीआई सेलिंग, इंडिसेस अभी भी सिर्फ 5% ही नीचे हैं अपने रिकॉर्ड हाई से। जी, सिर्फ 5% है नीचे लाइफ हाई से, जिसमें इतना न्यूज़ आ रहा है। और इसके रीजंस मल्टीपल हैं, रुपी डेप्रिसिएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अर्निंग्स भी वीक आई हैं। अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही है इंडियन मार्केट्स में। एक बार उठा करके देखो आप रिजल्ट्स कैसे हैं। हम लोग 17 क्वार्टर का वर्स्ट अर्निंग्स हमने पोस्ट किया है, ऑल्दो रेवेन्यू ऊपर गया है बट वर्स्ट अर्निंग्स, इट्स नॉट अ गुड साइन, ठीक है। तो आगे एक्सपेक्टेशंस भी होनी चाहिए अच्छी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, एंड आप फॉलो करो, और कल से रोज़ देखना शुरू कर दो ये सीरीज़ को, जिसमें मैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करूँगा, एंड आप सीख भी सकते हो खुद एनालाइज करना। थैंक यू।